बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे 1971 16 दिसंबर के हवाले से। मेरे ख्याल में कोई भी शायद दुनिया में नहीं होगा जिसको इस हवाले से कि 16 दिसंबर की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वाक़या हुआ था। दुनिया में एक नया मुल्क जो है वो नमूदार हुआ जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और बड़ी मजबूत इकोनॉमी के साथ बहुत ग्रो किया उसने इस लास्ट 50 ईयर्स में। हम उनको उनकी एक तो जो 50th एनिवर्सरी है उस पर मतलब कंग्रेचुलेशन कहेंगे, मुबारकबाद भी देंगे। और जितने भी बांग्लादेश के हमारे दोस्त हमें देखते हैं या जो भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले उनको। लेकिन ये सानहा हुआ कैसे था, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, वो लोग जिन्होंने बहुत सारा इस हवाले से लिखा और मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा रिसर्च की। तो मैंने कोशिश की कि ऐसे मतलब कुछ लोग ढूंढूं जो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जाता है। मतलब वो वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो हमें सूट करती हो, जो हमें सूट नहीं करती वो वाली हिस्ट्री हमारे से साइड पे रखी जाती है। आज मैं कहूँगा खुशकिस्मत ये कि बहुत अरसे के बाद सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है स्वीडन से। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत मेहरबानी। आपसे पहले एक प्रोग्राम हो चुका है तो एग्जैक्टली बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको बता दूं, पाकिस्तान इज द गिरिजन स्टेट के नाम से इनकी एक बुक भी है बड़ी जबरदस्त किस्म की और लोग बड़े रेफरेंस के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये पूरी तो आप नहीं पढ़ी लेकिन टाइटल भी दिखा दें। सर श्योर ये श्योर, जबरदस्त। आप स्क्रीन पे देख, बल्कि मैं सोलो कर देता हूं तो आप एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये वाली बुक है सर की जो बड़ी जबरदस्त है और इन्होंने ये लिखी क्यों है और इन्होंने क्यों कहा कि पाकिस्तान द गिरिजन स्टेट। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं और यकीनन आज इश्ताक साहब हमें इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सर डायरेक्टली आऊंगा 1971 के हवाले से। आपकी नजर में आपने इसके ऊपर लिखा भी, बहुत रिसर्च भी की और आपने इस चीज को अपनी आंखों से देखा भी। जी हुआ क्या था एक्चुअली और हमें बताया क्या जाता है, मतलब क्या चीजें हैं वो अगर आप डिस्क्राइब कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखें, अगर मैं शुरू करूं तो जो लॉजिक है ना टू नेशन थ्योरी की, वो ये है कि मुसलमान माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी में है, लिहाजा एक डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमान हमेशा डिसएडवांटेज्ड होंगे, इसलिए हमें अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, इस पे तो हम दोनों अग्रीड है ना, इसके अलावा तो यस कोई सर, और बिल्कुल लॉजिक। एग्जैक्टली। अब जाते हैं पाकिस्तान बन, ना कोई हिंदू ना कोई सिख ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो जाता है कि बंगाली मेजॉरिटी में है और वेस्ट पाकिस्तान की जो डोमिनेंट ग्रुप है पंजाबी और उनके साथ उर्दू स्पीकिंग, जो स्टेट को सेंटर में कंट्रोल करते हैं, वो बंगालियों को अब थ्रेट अपना समझते हैं कि ये तो मेजॉरिटी है। तो पाकिस्तान की सियासत आप यूं देखें कि जब पाकिस्तान बना और पहली काबीना फेडरल गवर्नमेंट बनी, यूनियन गवर्नमेंट, तो उसके अंदर 14 मिनिस्टर थे। उनमें से कोई 3-4 इन्होंने उर्दू स्पीकिंग लिए, जो कि सिर्फ 3% 4% टोटल पॉपुलेशन थी उस जमाने में पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग। ठीक है, जी बाकी 4-5 शायद पंजाब से थे, 5-6 पंजाब से थे, 3-4 ये फ्रंटियर से थे और कोई सिंधी नहीं था उसके अंदर मिनिस्टर। बंगाल से उन्होंने मुसलमान एक लिया, फजलुर रहमान, जिसका नाम कभी किसी ने पहले नहीं था सुना। ही वॉज अ नॉन डिस्क्रिप्ट पॉलिटिशियन। हुसैन शहीद सोहरवर्दी और कई बड़े नाम थे वहां पे, काजी फजलुल हक, उन सबको इग्नोर करके जो कबीना बनी, उनमें अलबत्ता जिना साहब ने पहले से ही एक हिंदू दलित जो थे, जोगिंदर नाथ मंडल को रख लिया था, सिर्फ कांग्रेस की जिद में, क्योंकि उन्होंने वहां पे डॉक्टर अंबेडकर को, जगजीवन राम को मिनिस्टर बनाया था इंटरिम गवर्नमेंट में। तो जहां तक बंगाली मुसलमान है, जो 55% टोटल पॉपुलेशन थी, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स हिंदूज, बट मेजॉरिटी एक इन्होंने रखा। तो पहले दिन से आप देख सकते हैं कि
when we talk about the government of Pakistan, it meant government of West Pakistan ruling over the whole of Pakistan. उसमें छोटे प्रोविंसेस फ्रंटियर जो है अब खैबर पख्तूनख्वा उनके अपने रंजिशें थी, बलोचों की रंजिशें भी हम जानते हैं, सिंधियों की रंजिशें भी जानती हैं। जिन लोगों को फायदा हुआ पाकिस्तान बनने के बाद वो पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट जो आए थे यहाँ पे, जिन्होंने पहली काबीना को डोमिनेट किया, और ये मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में ये काबीना बनी, और उस जमाने में जिन्ना साहब हर काबीना की मीटिंग को प्रिजाइड करते थे और सारे फैसले वो करते थे जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान सिर्फ साइन करते थे। तो ये है शुरू से। बाद में जिन्ना साहब वहां पे मार्च 1947-48 में जाके ढाका में कहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, सोल नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, एंड आई एम वार्निंग यू कि सिर्फ उर्दू होगी। तो बंगालियों में पहली एजिटेशन जो हुई, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान वाज देन स्टूडेंट, वो आगे आए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और बाकी इन लोगों ने इन्होंने अवामी लीग बना ली, ठीक है। तो उसके बाद देखें रंजिश, 1954 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि एक जुगतू फ्रंट बनता है जो मुस्लिम लीग के खिलाफ था। वो जितनी भी प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी स्वाय 4 के, वो सारे जीत गए, और मुस्लिम लीग को वहां पे सिर्फ 4 सीटें मिली। हुकूमत बनी जुगतू फ्रंट की, थोड़ी देर के बाद उसको डिसमिस कर दिया ये कह के कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है और ये इंडियन एजेंट है और ये कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। एक और ग्रीवेंस उनकी हो गई। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो ईस्ट पाकिस्तान के बने, उनका भी जिक्र होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी ना उस जमाने में, वो ज्यादातर जूट जो ईस्ट पाकिस्तान में उगता था वहां से आती थी। अब तो खैर प्लास्टिक की और पेपर के बैग्स भी बनते हैं, उस जमाने में सारी दुनिया में जूट के बैग होते थे जिसमें लोग चीजें भर भर के तो ये ट्रेड किया करते थे। पार्टीशन से पहले वो फैक्ट्रियां सारी कलकत्ता में थी। पाकिस्तान बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान के जो कैपिटलिस्ट थे, आदम जी, इस्फहानी, इन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की। होता क्या था कि जूट की जो इनकम थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, राइटली सो, कि सारी इनकम तो पाकिस्तान की हमारी तरफ से आती है, लेकिन वो सारी इनकम वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। तो शेख मुजीबुर रहमान की एक तकरीर मैंने कोट की है जहां उन्होंने कहा है कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं एक नया शहर जो बना है, तो मुझे लगता है ये जूट की इनकम से बना है। तो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी थे। एक और आप देख लें, सारी पाकिस्तान आर्मी में बंगालियों की कोई प्रेजेंस ही नहीं थी। हाँ जी, एक दो नाम के थे, एयरफोर्स में चंद लोग वहां से थे अलबत्ता, बट नॉट इन द मेन बल्क ऑफ द आर्म फोर्सेस विच इज द पाकिस्तान आर्मी, उसमें नहीं थे। सिविल सर्वेंट्स हमारे यहां से जाके वहां पे डिप्टी कमिश्नर और ये और वो लगते थे, कोई बंगाली भी नहीं था उसके अंदर, एक दो नाम ही थे। तो हर लेवल सोसाइटी पे बंगालीज फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड एंड ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब होता क्या है कि अयूब खान की हुकूमत बनती है। अयूब खान 11 साल तक, कितने साल तक यार, 58 से लेके 69, 11 साल हो गए ना, वो रूल करते हैं। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में एजिटेशन होती है, अयूब खान हैज टू लीव, ही ट्रांसफर्स पावर टू जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान अनाउंसेस के मैं इलेक्शन करवाऊंगा। उससे पहले दो चीजें हुई थी। देखें, वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के सारे चारों प्रोविंसेस को एक कर दिया हुआ था, कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों तरफ सीटें जो थी ना वो इक्वल कर दी थी पैरिटी के नाम पे कि भी दोनों की इक्वल होंगी। वाई इक्वल भाई? ईस्ट पाकिस्तान 55%, वेस्ट पाकिस्तान 45%, अंडर व्हाट रूल? जब हिंदुस्तान यूनाइटेड था तो जिन्ना साहब ने पोजीशन ली थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में 50%
मुस्लिम लीग के होंगे 50%, कांग्रेस या दूसरी पार्टीज होंगी। वाई? मुसलमानों की परसेंटेज इंडिया के अंदर तो 25% थी। तो अपने परसेंटेज से ज्यादा डिमांड चलो हिंदुओं के खिलाफ आपने कर लिया, अब अपने मुसलमानों के खिलाफ भी आपने यही प्रिंसिपल रखा था। तो एजिटेशंस के बाद एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्टोर हुआ, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस डिसॉल्व हुए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना, पंजाब बना, सिंध बना और बलूचिस्तान बना, जो उससे पहले प्रोविंस नहीं था। इट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 4 प्रोविंसेस बन गए। साथ साथ वन मैन वन वोट की बुनियाद पे जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर अब एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया गया। उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन होंगे वो पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ अगर कोई होगा तो हम नहीं मानेंगे। दूसरी चीज जो कही गई कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकेगा। अवामी लीग ने, अच्छा अवामी लीग का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ 1966 में कि उन पे इल्जाम लगा कि ये इंडिया में जाके, अगरतला एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जाके ये इंडियन ऑफिशियल्स को मिले और इन पे केस चला। 67 तक ये केस चलता रहा और उसके अंदर एक बंदा जो अक्यूज था वो मर भी गया, जिससे बहुत शोर मचा ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन द कोर्ट कुड नॉट प्रोड्यूस एविडेंस प्रूविंग कि ये वाकई वहां पे जाके इंडिया के एजेंट बने हैं। ये भी कहना जरूरी है। ओके, अब इलेक्शन कैंपेन जो शुरू होती है तो 6 पॉइंट्स जो अवामी लीग ने अपने कैंपेन के लिए रखे वो जरा मैं आपको सुना देता हूं। ठीक है, ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कराची ने पब्लिश की है मेरी। हाँ जी, जो चाहे इसको खरीद ले और पढ़ ले। वो क्या थे? पाकिस्तान शुड बी अ ट्रू फेडरेशन बेस्ड ऑन द 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। देखिए 1940 लाहौर रेजोल्यूशन के था, देयर विल बी states created in northwestern and northeastern Pakistan which will be sovereign and independent। ये है 1940 का रेजोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि स्टेट्स यानी कि मोर देन वन स्टेट भी हो सकती है। ओके, द फेडरल गवर्नमेंट शुड डील विथ ओनली 2 सब्जेक्ट्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, एंड ऑल अदर रेजिडरी सब्जेक्ट्स शुड बी वेस्टेड इन द फेडरेटिंग स्टेट्स। यानी जो स्टेट्स का नाम लिया उन्होंने, जी जी 4 स्टेट्स पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में हो जाएंगी, एक वहां पे हो जाएगी ईस्ट पाकिस्तान में, और जी सेंटर के पास 2 चीजें ही होंगी। ओके ये बाय द वे 1940 का रेजोल्यूशन के स्पिरिट है। राइट देयर शुड बी 2 सेपरेट बट फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज, or one currency may be maintained if flight of capital from east to west Pakistan is stopped through constitutional provisions। यानी या तो 2 इकोनॉमीज हो जो कन्वर्ट हो सकती हैं, या एक हो लेकिन फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो ईस्ट पाकिस्तान से इनकम बनती है वो वेस्ट पाकिस्तान ना जाए, ईस्ट पाकिस्तान में रहे। जी अच्छा, फिर उसके बाद था द पावर ऑफ टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी वेस्टेड इन द फेडरेटिंग यूनिट्स। ओके ये था there should be 2 separate accounts for the foreign exchange earnings of the 2 wings। Indigenous products would move freely between the 2 wings and the units should be empowered to directly establish trade and commercial relations with foreign countries। यानी दोनों जो विंग्स हैं वो बाकी मुल्कों के साथ फ्रीली अपनी इकोनॉमिक जी relations भी। And finally a separate militia or paramilitary force should be set up for the defense of East Pakistan। ये राइट आखिरी वाली जो प्रोविजन है इसकी बैकग्राउंड देखें जी कि पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री डिफेंस बना, गैरिजन स्टेट बनानी पड़ी, जी क्योंकि आप देखें कैबिनेट मिशन प्लान जब डेलीगेशन आई थी तो वहां पे जिन्ना साहब को अल्टीमेटम था कि आप हमें शो करें कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान डिफेंसिबल का कहां से होगा, इतना बड़ा बॉर्डर आप कैसे डिफेंड करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, ये है 4 अप्रैल 1946 जिसका कोई जिक्र पाकिस्तान में नहीं करता और आयशा जलाल ने भी नहीं किया। मैं उसको ले आया हूं जिनाली किताब में। ओके
इट्स गिवन इन द जिना बुक। उसके बाद जिना साहब को पता लगा कि अगर मैं कैबिनेट मिशन नहीं मानता तो वो उन्होंने कहा था वी विल लीव यूनाइटेड इंडिया, व्हिच मींस हम्म अकॉर्डिंग टू कि कांग्रेस के हाथ में वो छोड़ देते। तो उसको हम्म रोकने के लिए ही एक्सेप्टेड कैबिनेट, लेकिन वो एक और आर्गुमेंट है। ओके, ओके अच्छा, राइट बात अब ये हो जाती है कि अ, अगर ये 6 पॉइंट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो हम्म 1 साल पूरी कैंपेन क्यों आपने करने दी? यू कुड हैव ओके बैंड। ओके मेरे ख्याल से इन्होंने कैंपेन इसलिए होने दी कि आईएसआई और इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इन्हें बताया जी होगा कि इधर से पीपल्स पार्टी का लगता है कि उसका जोर होगा और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग का होगा, अवामी लेकिन लीग लेकिन ये इंटेलिजेंस सर्विसेज का और किसी का ख्याल नहीं था कि क्लीन स्वीप होगी ईस्ट पाकिस्तान में। देखे एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या था कि इलेक्टेड सीट्स जो थी 300 की नेशनल असेंबली में, 13 थी नॉमिनेटेड, औरतें माइनॉरिटीज हम्म दोनों। 300 सीट्स को उन्होंने डिवाइड फिर वन मैन वन वोट पे किया था। जी 162 सीट्स टू ईस्ट पाकिस्तान एंड ओके 138 सीट्स टू वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी वन 81 सीट्स, मेनली हम्म इन पंजाब एंड सिंध। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जीती, जी जेयूआई। बलूचिस्तान में भी यही हुआ। बलूचिस्तान में अवामी नेशनल अवामी पार्टी बलोचों की जी उसमें ज्यादा प्रेजेंस थी, जी जी अकजई एंड ऑल इंक्लूडेड, प्लस जेयूआई। ठीक है, जी लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आउट ऑफ 162 सीट्स, 160 सीट्स वर वन बाय अवामी लीग। जबरदस्त अब जबरदस्त। अच्छा सर, पार्लियामेंट्री एक एक छोटी सी चीज, मतलब जिस तरीके से एक तो ये था कि मतलब आपने बताया पॉपुलेशन 55% थी, हम 45 थे, लेकिन हम उनके ऊपर अपना हक जता रहे थे, उनके बल्कि जो राइट्स थे उसको गजब कर रहे थे। उसके बिल्कुल साथ साथ जो 9 साल सर हम विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन रहे, पाकिस्तान को रखा गया, स्पेशली शायद अयूब खान साहब ने, तो शायद इसीलिए रखा गया था कि वो चाहते थे कि उनकी जो मेजोरिटी है उसको खत्म कर लिया जाए या उनको हम दबा दें। ये वजूहत थी इसके पीछे सर। नहीं, ये तो पहले से शुरू हो गई थी। पहले जी दिन से मैंने बताया ना, उनको एक जी बिल्कुल मिनिस्ट्री दी जबकि वो 55% थे। जी भी आप मेरी जो है ना जिना की किताब, उसमें वो पूरे मिनिस्टर्स का नाम ये वो सारा कुछ बिल्कुल दिया, वहां पे चेक कर लें। एग्जैक्टली एक मुसलमान को दिया और एक दलित को दिया। वो दलित को इसलिए दिया था कांग्रेस की टक्कर में। समझ गया सर। उन्होंने जगजीवन राम को लेबर के लिए किया था, इन्होंने अपनी तरफ से लॉ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया था। हम्म लेकिन मैंने शो किया कि जोगिंदर नाथ मंडल बेचारा एक दिन फिर भाग गया पाकिस्तान से। लॉ मिनिस्टर हमारे सर। हाँ, क्योंकि उसको इन्होंने कोई काम नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तो वहां पे जिन्होंने कांग्रेस को सारी उम्र अपोज किया, उन्होंने उसको हम्म, चेयरमैन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर का कमाल है। ओके तो उन्होंने तो सब्सटेंटिवली उन्हें दी ना पावर्स। यस हमारे यहाँ तो ये डेकोरेशन ही रहा जोगिंदर नाथ यस मंडल। इस बेचारे के साथ बिल्कुल कोई इसको इग्नोर ही किया गया। ही हैड नो रोल टू प्ले, ही वाज जस्ट देयर एज अ मिनिस्टर। तो अगर मुसलमान देखें बंगाली, तो उनमें से एक लिया, यार ये कोई बात है? तो पहले दिन से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जी नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगालीज, डिसबैलेंस हर चीज में एक बैलेंस जो है हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के हक में, ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। अब हो जाता है इलेक्शन, आप उनको हुकूमत भी नहीं देते। जी बिल्कुल हुआ यह है कि निगोशिएशंस फिर शुरू हो गई। याहिया खान और यहाँ के पॉलिटिशियंस ढाका गए। ये मार्च 1971 की निगोशिएशंस है, जी जी जिसके अंदर एक बयान है जहां पे याहिया खान ने कहा है कि माई प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान। और ओके मुजीबुर रहमान की एक मैंने तकरीर दी है कि उसने कहा है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि हम वेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे। तो जनरल साहब, यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उन दोनों के अंदर एक जबरदस्त एग्रीमेंट भी हो गई थी। जबरदस्त लेकिन भुट्टो साहब ने वहां पे
वो ही पुट हिज फुट डाउन कि कैसे एक हुकूमत बन सकती है जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो। ओके और मैं आई एम विटनेस टू दैट स्पीच ऑफ भुट्टो, जो कि जी बादशाही मस्जिद लाहौर के वहां हुई थी। मैं वहां प्रेजेंट था, मे बी ओनली 200 मीटर्स फ्रॉम वेयर ही वाज स्पीकिंग। जी तो इनके चंद मिनिस्टर थे, मियां महमूद अली कसूरी जो लॉ मिनिस्टर थे, जो चाहते थे कि भई अवामी लीग अब इलेक्ट हुई है तो उसको हुकूमत बनाने दें। तो मुझे याद है भुट्टो ने मियां साहब का हाथ ऐसे ऊंचे करके कहा था, वो हाथ और लात तोड़ दिए जाएंगे जो अवामी लीग के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं। सो ही देन अपोज्ड, और याया खान और आर्मी जनरल भी नहीं थे चाहते कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पे हुकूमत करे। ओके ओके तो ठीक मार्च 1947 में जब वो समझौते फेल हो गए तो इन्होंने मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। एक बात बतानी जरूरी है, सर मिलिट्री एक्शन से पहले अवामी लीग ने भी गुंडागर्दी शुरू कर दी थी, और वहां पे जो वेस्ट पाकिस्तानी थे ना, उन पे हमले हुए, वहां पे वेस्ट पाकिस्तानी औरतें भी रेप हुई। दिस हैपेंड बिफोर द मिलिट्री एक्शन। जी तो ये कहना कि सिर्फ एक तरफ से हुआ है, ये गलत है। उधर से एक्चुअली अटैक पहले शुरू हुए, लेकिन 25 की शाम को जब मिलिट्री एक्शन हुआ तो फिर प्रपोर्शन जो मिलिट्री एक्शन का है वो अवामी, वो वहां पे से फिर भाग गए ना सारे, जो इनके हाथ आ गए वो अरेस्ट हो गए। जी मुजीबुर रहमान को तो ये ले आए थे ना फैसलाबाद, जी जी और वहां तक रखा। जेल में कुछ मिनिस्टर उनके इंडिया भाग गए, कुछ पैसे इनके हाथ में आ गए, और जो बंगाली थे जो फिर उसको जमाने में मुक्ति बहिनी बने, वो इंडिया गए। वहां पे कलकत्ता और यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी गई, और मुक्ति बहिनी आर्म ट्रेन लेके वापस आए, और जी उन्होंने फिर पाकिस्तान आर्मी के साथ आर्म स्ट्रगल किया, जिसके वो अपनी राइट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, जी जो कि जायज भी है, क्योंकि उस फ्रीडम राइट स्ट्रगल के बाद इंडिया ने उनको ट्रेन किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर एक एक चीज और है मतलब जी हमने जिस तरीके से आप 1947 से बता रहे हैं और मतलब जो हिस्ट्री आपने अभी बयान की है सर उसमें तो लगता है ये कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम ठीक है ब्लेम करते हैं इंडिया ने उनको ट्रेंड किया लेकिन 1971 में जाके ट्रेंड किया होगा ना, लेकिन जो बाकी 30 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारे और जो बातें वो शेख मुजीब साहब कर रहे थे या वहां के लोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म तो उनके अंदर थी ना कि हमारे अंदर। पेट्रियोटिज्म जितनी भी थी, उनको मजबूर किया गया कि वो ये सारा कुछ करें। जी देखिए, आप मानते ही नहीं है, पहले आप हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, मैंने चलो जी आप पाकिस्तान बन गए है ना, अब आप बंगालियों को भी नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं क्या? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो लीडर थे उनको इन्होंने जेलों में डाला, सिंधियों को भी अंदर किया, बलोच लीडर भी सारी उम्र जेलों में रहे। तो आप जी सिर्फ पंजाब और उर्दू स्पीकिंग का इंटरेस्ट कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट समझते हैं, तो ये तो गलत है ना। एग्जैक्टली और फिर जब इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया तो जाहिर है इनके पास फौज थी, इनके पास किलिंग पावर थी, ट्रेनिंग थी। अब वहां पे एक झगड़ा है कि इतने 8 9 10 महीने में कितने बंगाली मारे गए। बांग्लादेशी और इंडिया क्लेम करता है 3 मिलियन, पाकिस्तानी आर विलिंग टू अग्री टू 30,000। जी लेकिन मेरे ख्याल से द फिगर इज इन बिटवीन 300,000 बंगालीज वर डेफिनेटली किल्ड। ओके राइट 3 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। बहुत बहुत बड़े सर, बहुत बड़ा नंबर है, तीन बहुत लाख बड़ा इंसान नंबर है, कत्ल बहुत किए बड़ा गए। नंबर है। और जी मैंने उसके अंदर ब्रिगेडियर यासूब डोगर जो वहां पे पोस्टेड थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका एविडेंस दिया है। जी कर्नल क्या नाम है उनका, कर्नल नादर अली, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जी उन्होंने कहा है कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुमने बंगालियों पे कोई रहम नहीं करना, खास तौर पे बंगाली हिंदुओं को मार देना है। ओके तो उन्होंने कहा कि आई रिफ्यूज्ड, कि मैंने जब ये ज्वाइन की थी फोर्स, तो मैंने की थी कि पाकिस्तान के हर सिटीजन को मैंने प्रोटेक्ट करना है, यस नॉट टू किल हिम। तो कर्नल ठीक नादर अली रिफ्यूज टू डू दैट। फिर एक कर्नल
रियाज जाफरी का भी मैंने दिया है वहां पे जी, जी। एविडेंस, तीन जी, जी। तीन सर्विंग ऑफिसर्स का दिया है, बाकी कई सर्विंग ऑफिसर्स की भी पोजीशन उसमें दे दी है कि क्या क्या हुआ। जी। मसलन ISPR है ना, ये जो आर्मी की है जो बार बार बोलते हैं जी, रोज, जी, बिल्कुल, इंटर सर्विसेज़। हाँ उनके जो उस जमाने के कर्नल सिद्दीकी थे, मैंने उनका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाके वहां पे देखा कि इन्होंने जो वहां पे जुल्म किया है, सो इनकी अपने आर्मी के ऑफिसर्स ने एडमिट किया है। और वो कहते हैं, उन्होंने एक मसलन जनरल नियाजी जी। जो वहां पे टिक्का को उन्होंने रिमूव कर दिया, नियाजी को इन कमांड दे दिया, और जी, जी। फॉर अ लॉन्ग टाइम नियाजी वाज इन कमांड ओवर देयर। जी। वो एक मशहूर किस्सा है जो मैंने कोट किया है कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट आए हुए थे, पाकिस्तान ने अरेंज किए थे कि हमारी पॉजिटिव, तो वहां पे, इमेज है। हाँ वहां पे उनसे पूछा गया कि भाई हमको खबर है कि आप बंगाली औरतों को रेप करते हैं। तो नियाजी ने अपनी तरफ से बड़ी जोक की ना, ब्रिटिश ह्यूमर वाली बात, हुँ, हुँ, कि हुँ। मेरे मेरे जवान जो हैं वो क्या जेल में जाके अपना पूरा शौक पूरा करें। ओह! तो वो भी कोटेड है किताब के अंदर। सही, सही, सही। अच्छा सर एक हाँ, चीज़ मतलब जिस तरीके से 25 मार्च 1971 को अभी क्योंकि रिसेंटली मेरे एक रिटायर्ड मेजर साहब के साथ मुलाकात हुई, वो कैद में भी रहे और ढाका में उन्होंने सर्व किया था। तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने इतने ख़वातीन को रेप किया और वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, या फिर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कत्ल का इतना, तो उन्होंने एक अपना फिगर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जो ढाका यूनिवर्सिटी में एक यादगार बना हुआ, यादगार शुहदा, कहते हैं कि उसके ऊपर 169 लोगों के नाम है और वो कहते हैं कि यहाँ पे पता नहीं 10,000 या 20,000 लोगों को मारा गया। तो सर ये मतलब हमने जिस तरीके से मीडिया को वहां पे खत्म किया, इंटरनेशनल मीडिया को वहां से हटाया गया, वो लोग कोई इंडिया से रिपोर्ट कर रहे थे, तो ये वजह थी या कोई और वजह थी जो हमारे खिलाफ आज तक मतलब ये चीज आ रही है और हमारे पास कोई प्रॉपर जवाब इस चीज का नहीं है? देखिए हमारी तरफ से इन्होंने वो सुभाष चंद्र बोस की एक नीस को ला के तो अपना रिकॉर्ड दिया है, उसने 30,000 का जिक्र किया है शायद। ओके। तो पाकिस्तान 30,000 क्लेम करता है, मैंने आपको दोनों बता दिए ना। जी बिल्कुल सर, जो बिल्कुल सर। बांग्लादेश और इंडिया और जो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट उनसे सुन के जो कहते हैं, वो 3 एग्जैक्टली। मिलियन का कहते हैं। 3 मिलियन आई थिंक इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इतनी तो महल गोलियां भी नहीं थी इनके पास। जी बिल्कुल। और 30,000 इज अ वेरी स्मॉल फिगर। आई थिंक 300,000 इज फाइन। फाइन नहीं कहना चाहिए, आई एम सो सॉरी, आई थिंक दिस एग्जैक्टली, इज मतलब एक। मोर रीजनेबल। यस मोर। लेकिन अब बॉडी काउंट जो है, ये याद रखना, स्वाय नार्सिस के जिन्होंने कत्लेआम किए ना लोगों का, उन्होंने कभी अपना रिकॉर्ड लिख के नहीं छोड़ा। ओके। ये तो यूगोस्लाविया में भी जो कत्लेआम हुआ है रिसेंटली, वो भी जी। आपको रिकॉर्ड तो नहीं ना मिलता लिखा हुआ, आप पकड़ के फिर एस्टिमेट लगाते हैं ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सिर्फ नाज़ीज़ इतने पागल थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कि गैस चैम्बर में कैसे मारते हैं इसमें, तो एक-एक रिकॉर्ड उनका पकड़ा गया है। बाकी दुनिया के अंदर जो भी जेनोसाइड हुआ है ना, वो छुप-छुपा के, दब-दबा के हुआ है। ठीक। तो एक्चुअल नंबर पीपल किल्ड विल नेवर बी नोन, सिंपल एज़ अच्छा दैट। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास, वेस्ट पाकिस्तान के पास ऑपरेशन के अलावा भी कोई ऑप्शन था? क्योंकि पहले से हमने उनको अच्छा खासा जलील शेख मुजीब साहब को या उसके पार्टी के लोगों को या वहां के मतलब आम आवाम को भी हमने कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि मैं कहता हूं हम उनको बड़ा जलील करते रहे। तो कोई जी। और ऑप्शन भी था या बस यही लास्ट ऑप्शन था कि बस ठीक है फौज को छोड़ नहीं, दो और नहीं, मतलब अब मारो जिस। सिंपल है ऑप्शन तो वेरी क्लियर, दे हैड बीन इलेक्टेड, दे शुड हैव फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, सिंपल एज़ दैट। राइट। टेल मी, एक्सप्लेन व्हाई दैट ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल टू देम। जी जी। उसके बाद बाकी ऑप्शंस की बात होगी ना। जी जी। आप इलेक्शन होने देते हैं 6 पॉइंट्स पे, पहले आप उसे बैन कर दें कि ये तो पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ है। और एक्चुअली अगर 6 पॉइंट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान बनता, रीफॉर्म होता, तो वो एक नया पाकिस्तान होता ना, जी बिल्कुल। जिसके अंदर 5 स्टेट्स होती, एक ईस्ट पाकिस्तान वाली और 4 हमारी होती यहाँ पे, जी। और सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास होती। तो जी। सेंटर जो है वो डुगडुगी बजाता, वो क्या करता? और सेंटर जो हम्म। है वो तो आर्मी है ना। एग्जैक्टली। इनके पावर पास क्या हाउस। रह इनके पास क्या रह जाता? डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो ये तो कभी इन्होंने कबूल किया नहीं, पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ है?
राइट। एक मॉडर्न स्टेट जो है उसके पास इफेक्टिव सेंटर के बगैर गुजारा नहीं होता। ये पाकिस्तान की स्टेट की मजबूरी भी है, इंडिया की भी है। ये कॉलोनियल स्टेट्स हैं जो अपनी गुर्बत, अपनी बैकवर्डनेस को भी तो डेवलप करती हैं ना, उसके लिए इफेक्टिव सेंटर चाहिए। लेकिन एक एक फेडरेशन के अंदर दोनों की राइट्स जो हैं वो डिफाइन हो जाती हैं और उसके मुताबिक जी, चलना चाहिए। इंडिया में तो वो कामयाबी से चला रहे हैं ना। जी बिल्कुल। उन्होंने लैंग्वेज की बुनियाद पे जो प्रोविंसेस थे उनको रीडिवाइड करते 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 मल्टीप्लाई करते गए हैं ना, जी प्रोविंसेस बिल्कुल। बनाते गए हैं। हमने तो वो भी नहीं किया। और 18वीं जो अमेंडमेंट है वो भी इफेक्टिवली हम अपना प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। तो जी आपके बिल्कुल। सामने दोनों स्टेट्स का बिहेवियर तो है ना। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल तो बिल्कुल। हुआ ये कि ऑप्शन की बात तो होनी नहीं चाहिए। दे हैड अ राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यस, अब राइट। इन्होंने मिलिट्री एक्शन कर दिया है तो या तो वहां पे नवंबर तक इंडिया की फोर्सेस कपड़े बदल बदल के एक्चुअली उस स्ट्रगल में पार्ट भी ले रही थी, जो जी, इंडियन नहीं मानना चाहते। याहिया खान ने 3 दिसंबर को डेस्परेशन में वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया। तो तब ओपन वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो जल्दी खत्म हो गई और सीज फायर हो हुँ, गया। और 93,000 94,000 वेस्ट पाकिस्तानी पकड़े गए। अब इंडियन चाहते हैं कहना कि ये 94,000 सारे सोल्जर्स थे। नो, उनमें हुँ, वेस्ट पाकिस्तानी सिविलियन भी थे, बिल्कुल, फैमिलीज भी थी, औरतें यस, भी थी। हाँ जी, जो कंटोनमेंट में एग्ज़ैक्टली। रहती थी। एक्चुअल सोल्जर्स वर अबाउट 46,000। जो हाँ, पाकिस्तानी कोशिश करते हैं शो करने की नहीं जी वो तो 29,000 थे। आई थिंक दे हुँ, वर 46,000। राइट, इसमें राइट। इसमें सारा झगड़ा है। सारा झगड़ा यानी मैनिपुलेशन जो है ना वो फिगर्स पे हुँ, है। हाउ मेनी वर किल्ड? पाकिस्तान 30,000, इंडिया, बांग्लादेश 3 मिलियन। हुँ, आई वुड से 300,000 इज़ मोर 300,000 रीज़नेबल। बट राइट। एक्चुअल बॉडी काउंट तो किसी ने नहीं ना देखा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर एक चीज़ और है कि मतलब टाइम क्योंकि हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन लास्ट में एक तो सर ये है कि हमने क्या कुछ सीखा बांग्लादेश बनने के बाद, जो अभी हमारे पास बचा हुआ पाकिस्तान है, इससे? दूसरी चीज़ कि मतलब क्या हमें एज़ अ स्टेट बांग्लादेशियों से माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए कि ठीक है, जो कुछ हुआ वो हुआ, आज आप एक हमसे बेहतर मुल्क हो, यानी आपका फ़ैसला सही था, शायद हमारा गलत है? मेरे ख्याल से तो माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि ज़्यादती तो हमारी हुँ, तरफ से हुई ना। जी, देखिए आपने इलेक्शन करवाया और जी, याहिया खान को ये सलाम है कि उसने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया। बिल्कुल। लेकिन उस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना, ये भी उसके ऊपर ही इल्ज़ाम जाता है, जी, अलोंग विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हू वांटेड। भुट्टो साहब का ख्याल था कि अगर मुजीबुर रहमान बन गया तो मैं क्या बनूँगा? लीडर ऑफ राइट, ऑपोजिशन। ही वांटेड पावर। जी, और वो पाकिस्तान टूटने के बाद ही वो फिर पाकिस्तान में उनको पावर मिली ना। जी, जी, बिल्कुल। तो ये चंद चीज़ें पॉलिटिशियंस की एम्बिशन, हमारी जो मिलिट्री जो जिसे हम कहते हैं डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट, उसकी अनडेमोक्रेटिक नेचर के इलेक्शन हो गया, आपने खुद ही करवाया है। जी, 6 पॉइंट्स में इलेक्शन होने दिया है, तो उसके रिजल्ट को मानो यार। एग्ज़ैक्टली। हाँ, अगर वो उसके बाद पाकिस्तान जो भी था उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी मानो। ये जी, किसी चीज़ को तो मानते नहीं है। और पाकिस्तान अब हो गया ना, टूट गया पाकिस्तान। हुँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? कई दफ़ा मिलिट्री एक्शन, यस, जी, ये क्या कहते हैं मार्शल लॉज़ यहाँ पे फाटा में हुआ है और होता रहता है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में होता रहता है। आप उनके साथ भी उनके 18th अमेंडमेंट के मुताबिक एक फेडरल स्टेट बनाएँ, उनको उनके राइट्स हुँ, दें, ताकि जी, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सेफ्टी को, अपने इंटरेस्ट को रियलाइज़ कर सकें यार। ये सिंपल चीज़ें हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, जो एक सर एक वर्किंग फेडरेशन भी हो। हाँ, राइट सर इन लास्ट में जस्ट आपसे पूछूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ गिरिजन स्टेट आपने लिखा, क्या ये जी। चीज़ कभी ख़त्म होगी या हम मज़ीद इसमें दसते जा रहे हैं और मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और कोई हम रास्ता चूज़ नहीं करना चाहते? देखिए, अब देखें टाइम बहुत थोड़ा है लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। सर चंद महीने पहले 7 घंटे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा ने जर्नलिस्ट से बात की। जी, वहाँ पे जो फैसला पब्लिक में हमने सुना वो ये था
कि इंडिया के साथ रिलेशंस, ट्रेड और ये के लिए हम कश्मीर को प्री कंडीशन नहीं बनाएंगे। ओके। और मेरे जैसे लोगों ने उसे वेलकम किया। रऊफ क्लासा साहब की एक पूरी वीडियो है, पता नहीं आपने उस पे प्रोग्राम किया या नहीं, मैंने वो नहीं जी, देखा। जी, जी। रऊफ क्लासा का मैंने देखा है, उन्होंने भी वेलकम किया और उन्होंने मिसाल दी कि चाइना और इंडिया अपनी ट्रेड भी कर रहे हैं, चाइना और यूएस भी अपनी ट्रेड कर रहे हैं, साथ-साथ जो उनके प्रॉब्लम है वो भी साथ-साथ चल बिल्कुल, रहे हैं। तो हमें बिल्कुल। क्या तकलीफ है कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इंडिया से ट्रेड ना करें? देखें, इंडिया हुँ, से ट्रेड होने के बाद हम तो बैंकरप्ट हुए हुए हैं ना। कभी बिल्कुल। सऊदी अरेबिया से पैसे ले आते हैं, जी, बिल्कुल। कभी चाइना की मदद चाहते हैं, आईएमएफ बहुत से सर मिन्नतें करके। मिन्नतें करके। जी, और बिल्कुल। वी आर ऑन आवर नीज़। अब भी इमरान खान का बयान है कि जब तक मोदी इज़ इन पावर हम इंडिया से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। यार, हाउ कैन यू फोर्स इंडिया कि आपकी कन्वीनियंस के लिए वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएँ जो आपको सर सूट अवाम करती का है? इलेक्टेड बंदा है, वो तो जेन्युइनली अवाम की तरफ से वो तो इलेक्ट हुआ है जेन्युइनली ना मोदी इलेक्टेड जी। आदमी है, यू लाइक हिम और यू नॉट लाइक हिम। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये हुकूमत जो है ना, जब तक है मेरे ख्याल से अब बात नहीं हो सकती। राइट, जब राइट, ये राइट। हुकूमत इलेक्शन होगा, ये जाएगी, तो शायद कोई रीजनेबल हुकूमत आए, तब तक तो नहीं हो ओके। सकता। द की टू पाकिस्तान फ्यूचर इज गुड रिलेशंस इन द नेबरहुड, हुँ। गुड रिलेशंस विद द स्मॉलर प्रोविंसेस ऑफ जी, पाकिस्तान, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। ओके, मेरी एक राइट। पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज द हिस्टोरिकली डिसाइडेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जी, मैंने तो ये भी अपनी जिनाली किताब में शो किया है कि जी। शुरू में पाकिस्तान को ऑफर आई थी वहां से कि आप कश्मीर रखें, हमें हैदराबाद पे तंग ना करें। जिन्ना साहब ओवर रूल्ड इट। उसके बाद इन्होंने जंग हार दी। तो जब आप जंग हार जाते हैं, तो फिर तो हुँ, आप डिसाइड नहीं ना कर सकते। बिल्कुल जो स कश्मीर हमारे बिल्कुल। पास है वो हमारा है, जो उनके पास है वो उनका है। आप राइट। आज मान लें या 100 साल के बाद मान लें, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप चाहे, ज़बरदस्त। ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की एट द एंड, क्योंकि दुनिया जो है वो बेशक एक दूसरे के साथ अगर लड़ती झगड़ती भी है, लेकिन साथ में अपने जो काम है, दुनिया का जो बिजनेस है वो भी चलाती है। सर ने जिस तरीके से चाइना यूएस का एग्जांपल दिया, बिल्कुल। रशिया यूएस का एग्जांपल है, इंडिया चाइना का एग्जांपल है, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं बेतहाशा एग्जांपल है। साउथ ईस्ट एशिया जो आसियन है ना, हर जी, एक जी, का एक दूसरे के साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम है। मैं तो वहां 3 साल रहा हूं, जी, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया है कि वी विल नेवर गो टू वॉर, वी जी, विल ऑलवेज निगोशिएट। तो उनकी कामयाब है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है। एब्सोल्युटली राइट पाकिस्तान सर। ने तो अपना सत्यानाश किया हुआ है। इसे मैं कहता हूं नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जी, उससे बिल्कुल बाहर सही है सर। निकलने का तरीका ये है कि बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हम्म, टेररिज्म जो है जिहाद के नाम पे मत एक्सपोर्ट करो। वो खैर आजकल पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा, ये अच्छी जी, जी, बात है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान कैन गेट आउट ऑफ इट। 220 मिलियन पीपल, न्यूक्लियर पावर, स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसको कोई हम्म, अटैक नहीं कर सकता। बिल्कुल लेकिन सर। अगर आप अपने ही लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो उसके अंदर फिर यही होगा। बांग्लादेश वाली एग्जांपल सर हमारे सामने है। मुझे बिल्कुल। एक रिटायर्ड जनरल साहब ने कुछ दिन पहले बताया कि आप शायद 10 मुल्कों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने इंटरनल जो आपके खिलाफ अगर आपकी आवाम खड़ी हो जाती है, उनके साथ लड़ना, कहते हैं एज ए जनरल मैं ये मानता हूं कि वो बहुत आप कितने मुश्किल है, लोग बल्कि मार ऑलमोस्ट देंगे, ना कि नामुमकिन है सर। कितने बलोच आप मार देंगे, श्योर, कितने आप श्योर सर। पश्तून मार देंगे। हाँ जी। बिल्कुल सर, एक दिन बिल्कुल सर। आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही राइट, है। एब्सोल्युटली राइट आई सर, बिलीव इन द एब्सोल्युटली। यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। आई वांट पाकिस्तान टू रिमेन एज अ यूनाइटेड स्टेट। राइट। लेकिन मेरे कहने से तो नहीं ना होता, मेरे पास तो कोई पावर एक्शन नहीं है। सर, उसके लिए हाँ, एक्शंस चाहिए, कि मतलब जो एक्शंस चाहिए वो जो बैठे हुए हैं, इख्तियार जिनके पास है, जो पावर हाउस वो है ही कर हमारा सकते पिंडी हैं, का या वही फिर कर सकते इस्लामाबाद हैं। का, उनको इंडिया एक्शन के करना साथ पड़। इंडिया के साथ ये जो है ना बिलिजरेंट एटीट्यूड, ये गलत है। हम्म, जी बल्कि बिल्कुल जो सर। 4 जंगें हुई हैं, उनमें से चारों जंगें हमने की हैं उनके ऊपर। ये भी सारे हमारे अपने जनरल मानते हैं यार। आप और मैं तो शरीफ लोग हैं ना, हम तो बाहर से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई। बातें तो और बहुत सारी है, और दिल भी मेरा कर रहा था कि मजीद करें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सर के साथ अगर कोई नशिस्त हुई तो मजीद भी इनसे सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर बहुत एंड बहुत बाय। मेहरबानी, शुक्रिया सारे आपके सुनने वालों